नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं उनको। लास्ट क्लास में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में समझा था, जितने भी उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, फॉर्मूले थे, उन सब के बारे में हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये हमारा 7th प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने 6 प्रैक्टिस सीरीज कर ली है, जिसमें हमने कंप्यूटर से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड, एमएस वर्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एमसीक्यूज। इसमें जितने क्वेश्चंस हमारे, एक तरह से ये प्रैक्टिस सीरीज है कि हमने कल जो डिस्कस किया था उसी उसी सब्जेक्ट टॉपिक के ऊपर आज आपका एक प्रैक्टिस सीरीज है ये। अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा जो आएगा, जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे जरूर एक्सप्लेन करेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर ही करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे बनता है वो है, एमएस एक्सेल में बनी फाइल को क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट, नोटबुक, वर्कबुक या वर्कशीट? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या करेक्ट रहेगा? हमारा वर्कशीट रहेगा। और वर्कशीट के अंदर क्या होती है? वर्कशीट किसके अंदर होती है? वर्कबुक के अंदर होती है। एमएस एक्सेल में जिस सेल में उपस्थित होते हैं उस सेल को क्या कहते हैं? ए, बी, सी और डी में? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी करेक्ट रहेगा, एक्टिव सेल। करंटली हम जिस सेल के अंदर उपस्थित है वो एक्टिव सेल होती है। रो और कॉलम के कटाव को क्या कहते हैं? शीट, फाइल, सेल और बुक? तो सेल कहते हैं रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहली सेल का एड्रेस क्या होता है? सबसे पहली सेल का एड्रेस क्या होता है? 1A, A1, 11 या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी करेक्ट है, A1 रहेगा। और सेल का एड्रेस हम कैसे लिखते हैं? पहले कॉलम आता है, फिर रो नंबर आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक्सेल को रन विंडो से ओपन करने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है? किससे ओपन करने के लिए? रन विंडो से। ऑप्शन है एक्सेल, एमएस एक्सेल, विनवर्ड या सभी? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए करेक्ट रहेगा, एक्सेल को हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में क्या क्या डेटा टाइप किया जा सकता है? डेट, टाइम, नंबर या सभी? तो ये सभी टाइप के डेटा हम उसके अंदर टाइप कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। 7th क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल किस प्रकार का एक प्रोग्राम है? वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट प्रोग्राम या डेटाबेस प्रोग्राम या सभी है? तो यहाँ पे देखिए, एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर कौन से आते हैं? एमएस वर्ड, नोटपैड, वर्डपैड और वर्ड परफेक्ट। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के या वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर या स्प्रेडशीट प्रोग्राम के एग्जाम्पल कौन हो गए? एमएस एक्सेल हो गया। इसके अलावा विजी कैल्क भी एक होता है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। डेटाबेस प्रोग्राम के एग्जाम्पल हो गए एमएस एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और एसक्यूएल, और भी बहुत होते हैं, ये इसमें 2 एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा सेल का एक एड्रेस नहीं है? ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि सेल का एड्रेस A11, Z5, B22 या इक्वल्स टू D4। तो हमें पता है कि जो बराबर का ये निशान है, इक्वल का निशान है, ये फॉर्मूले में यूज होता है, सेल एड्रेस में नहीं होता। तो डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। एमएस एक्सेल में बनी फाइल का डिफॉल्ट नेम क्या होता है? ये भी कल हमने देखा था, फाइल 1, बुक 1, शीट 1 या डॉक्यूमेंट 1। तो जब तक आप फाइल को सेव नहीं कर देते उसका डिफॉल्ट नाम क्या रहता है? बुक 1 रहता है। वर्कबुक का नाम क्या रहता है? बुक 1 रहता है। एमएस एक्सेल में बनी हुई फाइल के सभी पेज को क्या कहते हैं? पेज, डॉक्यूमेंट, वर्कशीट और वर्कबुक। तो क्या कहते हैं हम पेजेस को? वर्कशीट कहते हैं।
और वर्क बुक के अंदर क्या होती है, वर्कशीट्स होती है। बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट होती है, 3 वर्कशीट होती है, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। वर्कबुक क्या हो गई, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी और डी, टोटल कितने कॉलम होते हैं। कल हमने बताया था कि टोटल नंबर रो कितनी होती है, टोटल कॉलम कितने होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट, 16,384। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में अधिकतम जूम करने की सीमा कितनी होती है, 515, 110, 400 या 100%। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, 400%, 400% तक हम जूमिंग कर सकते हैं। और वर्ड के अंदर हम मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक वर्कशीट में कितनी रो होती है। ऑप्शन ए बी सी और डी। तो यहाँ पे टोटल ना कितनी रो होती है, कॉलम तो हो गई 16,384 और रो होती है 1,48,576। एक्सेल में किसी रो की अधिकतम ऊंचाई हाइट कितनी हो सकती है, 200। उसके बाद है बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन, 250, 409। कितना हो सकता है, 409, 409। कितनी हाइट होती है मैक्सिमम, 409। और जो रो की हाइट होती है उसको हम पॉइंट्स में मापते हैं। किस में मेजर करते हैं हम उसको, पॉइंट्स में। तो ये कैसे लिखा जाएगा, 409 पॉइंट्स या 409 पी। ठीक है, आगे चलते हैं। सेल एड्रेस कहां पर शो होता है, कहां पर दिखाई देता है, टास्क बार में, सर्च बार में, फॉर्मूला बार में और नेम बॉक्स में। तो बताइएगा किस में दिखाई देता है, नेम बॉक्स में। कमेंट में जरूर बताइएगा आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बाय डिफॉल्ट कितनी शीट होती है, अभी हमने डिस्कस किया 2, 3, 4 और 5, तो 3 शीट होती है बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीट का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, नॉर्मल या सभी। तो टोटल कितने व्यू थे, एमएस एक्सेल में 4 व्यू थे और डिफॉल्ट व्यू कौन सा है, यहाँ पे नॉर्मल व्यू था। हमने कल की क्लास में ये सब देखा है, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब अगर बात की जाए एमएस वर्ड में कितने व्यू थे, तो टोटल 5 व्यू थे। डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। हमने वर्ड के अंदर भी डिस्कस किया था इसको और कल की क्लास में भी हमने इसके बारे में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सेल में एवरेज क्या है, एक फॉर्मूला, एक कमांड, एक फंक्शन या सभी। तो यहाँ पे देखिए एवरेज एक फंक्शन है। सेल एड्रेस में होता है, सेल एड्रेस किससे मिलके बनता है, पहले रो और फिर कॉलम, या पहले कॉलम और फिर रो, या दोनों ही हो सकते हैं या कोई भी नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट, पहले कॉलम आएगा फिर रो का नाम आएगा। जैसे कॉलम किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, अल्फाबेट से, कॉलम को हम किससे दर्शाते हैं, अल्फाबेट से दर्शाते हैं, ए बी सी और डी, इस तरह की सीरीज। टोटल कॉलम कितने थे, 16,384 और रो को हम नंबर से दर्शाते हैं 1, 2, 3 और टोटल रो कितनी थी, 1,48,576। एग्जाम्पल देखिए A34, ए यहाँ पे कॉलम है और 34 रो नंबर है। आगे चलते हैं, एमएस एक्सेल में औसत ज्ञात करने के किस फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए औसत ज्ञात कर रहे हैं, मीन, सम, एवरेज और अगला है AVG। तो जो मिन फंक्शन है यहाँ पे वो क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू देगा। आपने जो डेटा सिलेक्ट किया है उसमें से जो सबसे कम वैल्यू होगी वो मिनिमम फंक्शन, मिन फंक्शन देता है। सम फंक्शन क्या करेगा, आपको जोड़ के दिखाएगा। एवरेज फंक्शन आपको औसत ज्ञात करके देगा और AVG ये कुछ भी नहीं होता है एक्सेल में। तो यहाँ पे देखिए अगर 5 सब्जेक्ट के आपको औसत निकालनी है, मार्क्स है आपके पास 5 सब्जेक्ट के, तो क्या करोगे आप, उन सभी मार्क्स को पहले जोड़ोगे, फिर क्या कर देंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, ये क्या आ गया, एवरेज। तो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या रहेगा, एवरेज। फॉर्मूले को हमेशा इक्वल से स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेल में अगली शीट पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज होता है। तो अगली शीट पे जाने के लिए A, B, C और D, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, कंट्रोल प्लस पेज
डाउन, प्रीवियस पे आना हो, पिछली शीट पे जाना हो तो कंट्रोल प्लस पेज अप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और हमने शॉर्टकट की एक्सेल की डिस्कस भी करी है, आप उनको भी देख सकते हो। एमएस एक्सेल में डेटा टैब पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज होता है? तो यहाँ पे देखिए, ये जो टैब की है, आप इनको देख सकते हो ओल्ट को प्रेस करके। आप कीबोर्ड से ओल्ट की बटन को दबाइए और फिर क्या होगा, आप जितनी भी ये शॉर्टकट की होगी कि किस वर्ड से कौन सी की है उनको देख सकते हो। जैसे मैं आपको एक्सेल शीट ओपन करके दिखाती हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक्सेल ओपन किया, ओल्ट मैंने यहाँ पे प्रेस किया, तो ऊपर आपको सभी कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं। अब इन जब कैरेक्टर्स को आप ओल्ट के साथ यूज करोगे तो उसके साथ वाला क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जैसे मैं एन यूज किया, मैंने ओल्ट एन, तो इंसर्ट टैब ओपन हो गया। अब इंसर्ट टैब के अंदर भी ये ऑप्शंस है, उनकी भी शॉर्टकट की है, आप इनको ओल्ट के साथ यूज करिए, वही ऑप्शन ओपन हो जाएगा। होम टैब पे आ गए, फिर से ओल्ट की प्रेस की, डेटा का क्या है ए, तो ओल्ट के साथ मैंने ए को प्रेस किया तो डेटा टैब ओपन हो जाता है। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ओल्ट ए। डी मत करना कि डेटा से डी ना बना देना, ठीक है। एक्सेल में वर्कशीट के नाम में ज्यादा से ज्यादा कितने अक्षर हो सकते हैं? जो आप शीट का नीचे नाम लिखते हो ना, जहाँ पे शीट 1 शीट 2 लिखा हुआ है, इस शीट 1 का नाम आप कितने कैरेक्टर का, कितने अक्षर का दे सकते हो? तो ऑप्शन है 25, 31, 15 और 22। तो ऑप्शन मेरा यहाँ पे सही रहेगा बी, 31 अक्षर, 31 अक्षर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इससे ज्यादा का ये लेगा नहीं, ठीक है, लिमिट एक्सीड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में नई शीट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? 4 ऑप्शंस गिवन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा बताइए? ए, बी, सी और डी में नई शीट को इंसर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन है सी, शिफ्ट प्लस ओल्ट प्लस F1। देखिए यहाँ पे मैंने प्रेस किया शिफ्ट ओल्ट F1, तो एक नई शीट, शीट 2 यहाँ पे ऐड हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एमएस एक्सेल में प्रत्येक का अपना एड्रेस होता है। किसका एड्रेस होता है अपना? मेन्यू बार, फॉर्मूला बार, सेल और फंक्शन। तो सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। निम्न में से नो आर्ग्यूमेंट फंक्शन है, ये हमने कल भी डिस्कस किए थे। नो आर्ग्यूमेंट मतलब जिसके अंदर आप कोई भी कंडीशन पास नहीं करते। लोअर फंक्शन, नाउ फंक्शन, मैक्स फंक्शन और इफ फंक्शन। तो यहाँ पे जो लोअर फंक्शन है ये क्या करेगा, इसके अंदर हम एक स्ट्रिंग को पास करते हैं और ये क्या करता है, सभी कैपिटल लेटर्स को लोअर लेटर्स में, लोअर केस में चेंज कर देता है। लोअर फंक्शन क्या करता है, जैसे मैंने कैपिटल में हेलो लिखा, इनको स्मॉल में बदल देगा। नाउ फंक्शन, नाउ फंक्शन आपको करंट डेट और टाइम दोनों शो करता है। क्या दिखाएगा आपको? करंट डेट और टाइम। मैक्स फंक्शन आपको क्या देगा? मैक्सिमम वैल्यू देगा। जो आपने डेटा सिलेक्ट किया है उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको दिखाई देगा। इफ फंक्शन, इसके अंदर हम एक कंडीशन पास करते हैं और हमने कल देखा था कि इफ फंक्शन कैसे काम करता है। तो यहाँ पे देखिए लोअर, मैक्स और इफ, इन सब में हम आर्ग्यूमेंट को पास करते हैं, कंडीशन देते हैं, लेकिन नाउ फंक्शन में कोई कंडीशन नहीं दी जाती। इसको एज इट इज आप लिखिए, एंटर दबाइए और ये फंक्शन आपको डेट और टाइम दिखा देगा। तो नाउ फंक्शन क्या हो गया? नो आर्ग्यूमेंट फंक्शन हो गया। लोअर, मैक्स और इफ ये क्या हो गए? आर्ग्यूमेंट्स को लेते हैं। जो हमने कल ट्यूटोरियल देखा था एमएस एक्सेल का, उसमें हमने काफी सारे फंक्शंस को काफी अच्छे से विद एग्जांपल डिस्कस किया है। अब यहाँ पे देखो, ट्रू फंक्शन, फॉल्स फंक्शन, टुडे फंक्शन, ये सब भी क्या है? ये भी नो आर्ग्यूमेंट फंक्शन है, क्योंकि इनके अंदर भी हम कोई कंडीशन पास नहीं करते। चलिए आगे चलते हैं। एक्सेल में मिनिमम जूम साइज कितना है? तो मिनिमम जूम साइज होता है 10%। और अगर वर्ड की बात की जाए तो वर्ड में भी मिनिमम जूम साइज 10% होता है। ये जूम ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? ये जूम ऑप्शन आपको व्यू टैब के अंदर मिलता है। कहाँ मिलता है आपको? व्यू टैब के अंदर। और इसके अलावा ये स्टेटस बार के राइट कॉर्नर में भी आपको दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में हाईएस्ट फॉन्ट साइज कितना होता है?
तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी। हाईएस्ट फॉन्ट साइज, यहाँ पे देखो होम टैब के अंदर आपको 11 दिखाई दे रहा है, मिनिमम कितना है 8 और मैक्सिमम कितना है 72। यहाँ पे सिर्फ ये इस सीरीज में दिखाई दे रहा है, लेकिन हम इसको और भी एक्सीड कर सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पे कितना चूज कर सकते हैं हम, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, बी, सी और डी में जो हाईएस्ट फॉन्ट साइज हम यूज कर सकते हैं, तो ऑप्शन मेरा यहाँ पे करेक्ट रहेगा कौन सा? ऑप्शन यहाँ पे ए, बी, सी और डी। बताइए कौन सा करेक्ट रहेगा। और एक और बात देख लीजिए, जो फॉन्ट साइज है उनको हम पॉइंट्स में मापते हैं, तो किस में मापते हैं? पॉइंट्स में, और ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सेल में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? तो यहीं पे देखिए अभी कितना दिखाई दे रहा है आपको 11, तो यहाँ पे डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना हो गया 11 पॉइंट्स। पी का मतलब क्या है यहाँ पे पॉइंट, और 8 पॉइंट ये क्या है, वो मिनिमम साइज है। एक्सेल में टेक्स्ट स्ट्रिंग में नॉन प्रिंटेबल स्ट्रिंग हटाने के लिए किस फंक्शन का यूज होता है? ये क्वेश्चन भी हमने कल डिस्कस किया था जब हम इन सब फंक्शन के बारे में देख रहे थे। तो क्लीन इसका आंसर रहेगा। ये किसको रिमूव करता है? नॉन प्रिंटेबल स्ट्रिंग को रिमूव करता है। लोअर फंक्शन क्या करता है? लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। अपर फंक्शन क्या करेगा? अपर केस में, मतलब कि लोअर केस मतलब कि सभी स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। और जो अपर फंक्शन है ये क्या कर देगा? सभी को कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद आता है एक ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन क्या होता है? जो लेफ्ट और राइट में जो एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेस होते हैं उनको हटाता है। किसको हटाता है? लेफ्ट और राइट साइड में जो एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेस या डुप्लीकेट स्पेस होते हैं उनको रिमूव कर देता है ट्रिम फंक्शन। एल ट्रिम और आर ट्रिम भी होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मैंने स्पेस दिया है हेलो से पहले और हेलो के बाद, तो ये क्या करेगा? इन दोनों स्पेस को हटा देगा। अब आगे क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्सेल में टेक्स्ट स्ट्रिंग में डुप्लीकेट स्पेस हटाने के लिए किस फंक्शन का यूज होता है? तो अभी अभी हमने इसके बारे में बात करी। कौन सा फंक्शन होगा वो जो डुप्लीकेट स्पेस को हटाएगा? क्लीन, लोअर, अपर और ट्रिम। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट रहेगा, ट्रिम फंक्शन। क्या करेगा? ट्रिम फंक्शन डुप्लीकेट स्पेस को हटा देगा। एक्सेल में दो या दो से अधिक स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए किस फंक्शन का यूज होता है? ये हमने कल करके भी देखा था, एग्जाम्पल के साथ हमने इसको अप्लाई किया था। कौन सा था ये? एंड, और, कनकैटिनेट और सम। इन चारों के बारे में बताइए। तो एक बार देख लेते हैं कि जो एंड फंक्शन है ये क्या करेगा? जब दोनों कंडीशंस ट्रू होगी, दोनों आर्ग्यूमेंट ट्रू होगी, तो ये हमें आउटपुट क्या देता है? ट्रू देता है। और फंक्शन क्या करता है? कोई एक सिंगल आर्ग्यूमेंट भी अगर ट्रू है तो ये हमें रिजल्ट में ट्रू देगा। कनकैटिनेट क्या करेगा? किन्हीं भी दो स्ट्रिंग या दो से ज्यादा स्ट्रिंग को ये क्या करता है? कंबाइन कर देगा। आप कोमा लगा के कितनी भी सारी स्ट्रिंग को दे सकते हो, यहाँ पे ये उन सबको कंबाइन करके देगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो स्ट्रिंग है उनको हम डबल कोट्स में लिखते हैं। किस में लिखेंगे? डबल कोट्स में। सम फंक्शन ऐड करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन सी रहेगा, कनकैटिनेट रहेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 33। तो एक्सेल में लॉजिकल कंडीशन की जांच करने के लिए किस फंक्शन का यूज होता है? लॉजिकल कंडीशन, लोअर फंक्शन, नाउ फंक्शन, मैक्स फंक्शन या इफ फंक्शन। तो यहाँ पे देखो, जो लोअर फंक्शन है ये एक टेक्स्ट फंक्शन है, क्योंकि ये टेक्स्ट के ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई होता है। तो ये किस टाइप का फंक्शन है? ये एक टेक्स्ट फंक्शन है। नाउ फंक्शन ये आपको करंट, डेट और टाइम देता है, तो ये किस टाइप का फंक्शन हुआ? डेट टाइम टाइप का फंक्शन हुआ। मैक्स फंक्शन ये मैथमेटिकल फंक्शन है। ऑटो सम के अंदर ये आपको मिलेगा। ऑटो सम की जो एरो होती है उसके अंदर आप देखोगे तो आपको मैक्स फंक्शन मिलेगा, ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है। इफ फंक्शन ये क्या है? एक लॉजिकल फंक्शन है। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। एक्सेल में सेल रेंज के न्यूमेरिक डेटा को का मान जोड़ने के लिए किस फंक्शन का यूज होता है? ए, बी, सी और डी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। एक्सेल में सेल रेंज के न्यूमेरिक डेटा को गुना करने के लिए किस फंक्शन का यूज होता है? मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट, मक्स और एंड। तो ऑप्शन बी प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट से हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्टेड डेटा को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक्सेल में सेल रेंज के न्यूमेरिक डेटा को घात ज्ञात करने के लिए, घात का मतलब देखिए क्या होता है, ए बी सी और डी में पावर, घात का क्या मतलब होता है, पावर। मोड का मतलब है मॉड्यूलस, ये आपको रिमाइंडर देगा, मतलब शेषफल देगा। पावर फंक्शन क्या देगा आपको, पावर मतलब घात निकाल के देगा। सम क्या करेगा, ऐड करेगा। एंड फंक्शन क्या करेगा, जो हम हमने अभी बात करी, लॉजिकल कंडीशन है ये। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे, जैसे 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। एक्सेल में पॉजिटिव नंबर का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, ए बी सी और डी। तो यहाँ पे देखिए वर्गमूल SQRT, स्क्वायर रूट, जैसे 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में शेषफल ज्ञात करने के लिए किसका यूज होता है, मोड, पावर, डिवाइड और एफ। तो मोड अभी हमने देखा, मॉड्यूलस रिमाइंडर देगा। एक्सेल में दिए गए कोण वैल्यू का साइन मान ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का यूज होता है, तो साइन कोस फैक्ट एबीएस। तो साइन फंक्शन साइन वैल्यू देगा, कोस फंक्शन कोस वैल्यू देगा, फैक्टोरियल और ये देगा एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट मतलब कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। एक्सेल में दिए गए नंबर को रोमन में बदलने के लिए किस फंक्शन का यूज होता है, ए बी सी और डी। तो यहाँ पे रोमन फंक्शन का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सेल में दिए गए सेल में कुल नंबरों की संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का यूज होता है, मतलब कि आपको ये देखना है कि टोटल नंबर कितने हैं आपने जो सिलेक्ट किया है उनमें, तो उसके लिए यूज होगा यहाँ पे, और ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट रहेगा, काउंट फंक्शन। काउंट क्या करता है, काउंट करेगा जितना भी आपने डेटा सिलेक्ट किया है उनको। अब यहाँ पे देखो इवन फंक्शन की अगर बात की जाए तो इवन फंक्शन भी राउंड ऑफ करता है। क्या करेगा, राउंड ऑफ करेगा, किस पे, नियरेस्ट इवन नंबर पे। ओड फंक्शन नियरेस्ट ओड नंबर पे राउंड ऑफ करेगा। एग्जांपल देखिए कि मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल E1 ब्रैकेट शुरू और लिख दिया मैंने 1.5 ब्रैकेट बंद। अब 1.5 के नजदीक इवन नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे इवन नंबर है 2। तो आंसर क्या आएगा मेरा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। इसने 1.5 को राउंड ऑफ करके कितना लिख दिया, 2 लिख दिया। अगर एक दूसरे एग्जांपल की अगर हम बात की जाए, अगर यहाँ पे ओड होता तो ये 1 देता, इज इक्वल टू E1 ब्रैकेट शुरू -1। अब -1 के नियरेस्ट ओड इवन नंबर कौन सा है, 2 है, तो -2 इसका आंसर हो गया। इज इक्वल टू E1 और मैंने लिख दिया 2। अब 2 के नियरेस्ट तो 2 ही है इवन नंबर, तो आंसर क्या आएगा, 2। तो ये हो गया इवन फंक्शन। इसी तरह ओड फंक्शन भी काम करता है। एक्सेल में कॉलम की अधिकतम चौड़ाई कितनी हो सकती है, 230, 250, 255 या 300 कैरेक्टर। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, 255 कैरेक्टर। और स्टैंडर्ड हाइट कितनी होती है, स्टैंडर्ड विड्थ 8.09। एक्सेल में बनने वाली शीट को निम्न में से क्या कहा जाता है, तो बी स्प्रेडशीट कहा जाता है। एमएस एक्सेल में किन्हीं भी 5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग होगा, मैक्स, मिन, एवरेज और सम। तो यहाँ पे देखिए औसत की बात हो रही है, फिर 5 हो या फिर चाहे 10 स्टूडेंट हो, एवरेज फंक्शन ही यूज होगा। हम अपनी वर्कशीट में हाइपरलिंक का निम्न में से किस शॉर्टकट की को दबाकर जोड़ सकते हैं, ऑल्ट के, कंट्रोल एच और कंट्रोल एम। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, कंट्रोल के। वर्ड के अंदर भी यही यूज होता है। इनमें से कौन से फंक्शन के द्वारा करंट डेट इंसर्ट कराई जा सकती है, करंट डेट की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए ए में है डेट फंक्शन, टुडे फंक्शन, नाउ फंक्शन और ट्रिम फंक्शन। ये ए और डी को एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे ये आएगा डेटा नहीं है, ये डेट है। डेट फंक्शन में लिख देती हूँ करेक्ट करके, डेट फंक्शन, और नीचे वो ट्रिम फंक्शन है, डी ऑप्शन में नीचे क्या है, ट्रिम फंक्शन है। तो डेट फंक्शन के अंदर देखिए हम क्या देंगे, हम डेट, ईयर, मंथ और डे, तीनों ही चीजें डेट के अंदर देते हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग वो हमें क्या करता है, डेट को लिख के देता है। डेट के अंदर 3 आर्ग्यूमेंट मैंने पास करती, ईयर, मंथ और डे। टुडे फंक्शन क्या करेगा, टुडे फंक्शन करंट डेट देगा। नाउ फंक्शन करंट डेट और टाइम दोनों दिखाता है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, डी।
टुडे फंक्शन। एक्सेल में शीट का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है, ये रिपीट क्वेश्चन है, अभी हमने देखा था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, नॉर्मल व्यू। डिफॉल्ट व्यू कौन सा है, नॉर्मल व्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। प्री डिफाइंड फॉर्मूले होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं। फंक्शन, वर्ड रैप, ऑटोसम और लॉजिकल। तो यहाँ पे अपने आप कौन गणना करते हैं, वो फॉर्मूले क्या कहलाएंगे, तो देखिए लॉजिकल फंक्शन फंक्शन का ही एक भाग है, ऑटोसम भी फंक्शन का ही एक भाग है। वर्ड रैप क्या करेगा कि आपने एक सेल है उसके अंदर आपने डेटा लिखा, टाइप किया, वो सेल से बाहर चला गया, तो वर्ड रैप करोगे तो ये अपने आप ही दूसरी लाइन के अंदर उस डेटा को एंटर कर देगा। ये हमने कल करके देखा था प्रैक्टिकली। तो इसका आंसर क्या रहेगा, फंक्शन। फंक्शन क्या होते हैं, पहले से बने हुए फॉर्मूले होते हैं जो हम गणना करने के लिए यूज करते हैं। निम्न में से कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है, सेल भी है, रो भी है, कॉलम भी है, डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट वर्ड से रिलेटेड है। एमएस एक्सेल में जो की संशोधन के काम आती है, जो की संशोधन करने के मतलब कुछ चेंज करना है, आपको सेल के अंदर कुछ चेंज करना है, तो आप कौन सी की का यूज करोगे, आप या तो डबल क्लिक करोगे माउस से या फिर हम क्या दबाएंगे, F2 को प्रेस करेंगे। F2 अगर आप यूज करोगे तो भी वो क्या हो जाएगा, उस सेल के अंदर आप कुछ भी एडिटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पहले वाली वर्कशीट पर जाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। अभी हमने पीछे देखा था कंट्रोल प्लस पेज अप, पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। नेक्स्ट के लिए है शिफ्ट प्लस टैब, ये क्या करेगा, प्रीवियस सेल पे जाने के लिए है, और टैब नेक्स्ट सेल पर जाने के लिए यूज होता है। एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट कितनी शीट होती है, ऑप्शन बी यहाँ पे है, 3 शीट होती है। फॉर्मूला में शुरू से अंत के सेल एड्रेस के द्वारा एडजेसेंट रेंज निर्देशित होती है और इसे किसके द्वारा पृथक करते हैं, सेमीकोलन, कोमा, फुल स्टॉप और कोलन। तो एक बार देखिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख रही हूँ, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट शुरू, और यहाँ पे सेल का एड्रेस मैंने दिया D2:D9। तो ये जो ऊपर नीचे जो दो बिंदी लगी है, पॉइंट लगे हैं, इनको बोलते हैं कोलन। एडजेसेंट रेंज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे D2 से लेके D9 तक के बीच में जितनी भी सेल आई है उन सब को ये ऐड करके दिखाएगा। तो ये क्या होती है, एडजेसेंट रेंज होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो हमने इसको, अभी हमें पता चला कि D2 से लेके D9 तक ये क्या करेगा, एडजेसेंट रेंज, मतलब कि कोई भी रेंज, कोई भी सेल यहाँ पे स्किप नहीं होगी, ये सबको ऐड करेगा। डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षित तरीके में विजुअल रूप से रिप्रेजेंट करता है। चार्ट, टेबल, सेमीकोलन और कोलन। तो विजुअल का मतलब है कि पिक्चर की फॉर्म में, चार्ट यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चार्ट क्या करेगा, विजुअल रूप से या फिर एक पिक्चर की फॉर्म में सबसे अच्छे तरीके से हम डेटा को समझ सकते हैं। अगर आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते तो डेटा को एडिट और एंटर करने के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं, ए, बी, सी और डी, तो फॉर्मूला बार का। तो देखिए हम कैसे कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे कंट्रोल होम दबा के मैं अपनी फर्स्ट सेल पे भी जा सकती हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ डेटा टाइप कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ऊपर फॉर्मूला बार में आपको ये सारा डेटा दिखाई दे रहा है, आप वहां पे जो चेंज करोगे वो आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा। इस टैब में प्रूफिंग टूल्स होते हैं, किस टैब में प्रूफिंग टूल्स होते हैं, रिव्यू, डेटा व्यू और इंसर्ट। तो रिव्यू टैब में प्रूफिंग टूल्स होते हैं, और प्रूफिंग टूल्स के अंदर आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन मिलेगा, थेजर्स का ऑप्शन मिलेगा। स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की क्या होती है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। हमने वर्ड के अंदर भी डिस्कस किया था और शॉर्टकट कीज में भी हमने इसको काफी अच्छे से डिस्कस किया है। ऑप्शंस है आपके पास F7 और F12। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि आप चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो किस तरह पेज ओरिएंटेशन या अभिविन्यास का प्रयोग करेंगे, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, क्षितिज और ऊर्ध्वाधर। तो यहाँ पे लैंडस्केप ऑप्शन करेक्ट रहेगा। लैंडस्केप, पोर्ट्रेट में क्या होगी, पोर्ट्रेट आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को क्या कहते हैं,
ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को क्या कहते हैं? तो देखिए मार्जिन क्या होता है, जो हम पेज के चारों तरफ जो खाली जगह छोड़ते हैं उसको मार्जिन कहते हैं। ये एक पेज है, टॉप में लेफ्ट, राइट और बॉटम, इन चारों तरफ आपने जो जगह छोड़ी है उसको मार्जिन कहते हैं। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं मार्जिन को। तो जो टॉप में है, टॉप वाला मार्जिन, उसमें हम हेडर को यूज कर लेते हैं, और जो नीचे है उसमें हम फुटर को यूज करते हैं। ठीक है, नीचे वाला मार्जिन बॉटम वाला फुटर में यूज हो जाता है और टॉप वाला हेडर में। जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये भी मैंने क्या किया है, हेडर है ये, जो मेरा मार्जिन के अंदर ही यूज हो रहा है, टॉप मार्जिन के अंदर। उसके अलावा ये मेरा बॉटम मार्जिन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसानी से पढ़ने के लिए किसका उपयोग कर सूचना को हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है? ए, बी, सी और डी। तो ऑप्शन डी टेबल यहाँ पे करेक्ट रहेगा। टेबल रो और कॉलम को मिला के ही बनती है। रो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए, एक्सेल फॉर्मूला सेल के एड्रेस $A $4 का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये हमने कल डिस्कस नहीं किया था, इसको थोड़ा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। टॉपिक है यहाँ पे हमारा सेल रेफरेंस। क्या टॉपिक है हमारा? सेल रेफरेंस। अब ये सेल रेफरेंस इन एक्सेल, अब ये होता क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझो कि मैं यहाँ पे आपको एक्सेल शीट ओपन करके दिखाती हूँ। अब सबसे पहले ये देखो, मैं फर्स्ट एड्रेस पे जा रही हूँ, कंट्रोल होम दबा के आ गई मैं ऊपर। अब इसका एड्रेस क्या है? फर्स्ट सेल का एड्रेस आपको नेम बॉक्स में दिखाई देगा, सबका एड्रेस आपको नेम बॉक्स में दिखाई दे रहा है। B2, B3, ये सब क्या है? ये मेरे सेल के एड्रेस है। ठीक है, इतना हमें समझ में आया कि सेल का एड्रेस कहाँ पे दिखाई देता है। अब अगर आप सिलेक्ट कर लें यहाँ पे डेटा को, यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं हम, जैसे कि 1 2 3 टाइप करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 2 3, या फिर इससे अच्छा है कि एक टेबल ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक दूसरी शीट का ओपन करती हूँ, जिसमें मेरे पास एक बनी हुई पहले से टेबल होगी, मैं उसमें ओपन करके देखते हैं हम। यहाँ पे ओपन हुआ। अब यहाँ पे देखिए मार्क्स में मैंने इनको सिलेक्ट किया। 78 का एड्रेस है D2, 98 का D3, 99 का है D6। ये सब क्या है? ये सब सेल एड्रेस है। अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट शुरू, और मुझे 78 को ऐड करना है, तो इसका एड्रेस लिख दिया D2, D3, D4, D5, D6। तो मुझे इन सबको क्या करना है? D2, D3, D4, D5, D6, इन सबको मुझे ऐड करना है। 398 आ गया। अब आप ऊपर देखो, जो D2 से लेके D6, ये अलग अलग क्या है? सेल एड्रेस है। लेकिन जब इन सेल एड्रेस को मैंने एक फॉर्मूले, एक फंक्शन के अंदर यूज किया, तो ये क्या बन गए? सेल रेफरेंस बन गया। मतलब कि D2 से लेके D6 तक ये सब क्या बन गए? सेल रेफरेंस बन गया। तो आपको इतना समझ में आया कि सेल रेफरेंस क्या है। वैसे तो सेल एड्रेस ही है ये, लेकिन जब आप इनको फॉर्मूले में यूज करते हो तो ये एक रेंज बता रहे हैं कि आप ये फॉर्मूला इस रेंज के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, तो वो रेंज क्या बन गई? यहाँ पे सेल रेफरेंस बन गई। अब अगर यहाँ पे देखो, अगर मैं एक कंटिन्यूटी में ऐड करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे कोलन यूज कर सकती हूँ, D2 कोलन D6, तो भी ऐड कर देगा। अगर आप D2 से लेके D6 तक सभी को ऐड करना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट कोलन यूज कर लीजिए, सभी नाम लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे 68 देखो G में है और 78 है, इन दोनों को ऐड करना है, तो मैंने लिखा D2, G2। तो कोमा आप कब यूज करें? जब आपकी सेल एक साथ नहीं है, तब हम क्या यूज करेंगे? कोमा। अगर एक साथ है तो कोलन यूज करना ज्यादा बेटर ऑप्शन रहता है। इतना हमें समझ में आया कि सेल रेफरेंस क्या होता है। अब यहाँ पे देखो, जो सेल रेफरेंस है वो कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। सेल रेफरेंस कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा है एब्सोल्यूट, रिलेटिव लिख लीजिए। फर्स्ट जो रेफरेंस है वो मेरा है रिलेटिव सेल रेफरेंस, सेकंड है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, और थर्ड रहेगा मिक्स्ड सेल रेफरेंस।
यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और थर्ड है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। बाय डिफॉल्ट कौन सा सेल रेफरेंस यूज होता है? तो देखिए जो बाय डिफॉल्ट रिलेटिव सेल रेफरेंस यूज होता है। कौन सा यूज होगा? रिलेटिव। अब इन तीनों को एक एग्जाम्पल के थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हो। मैं तीनों का एक एक एग्जाम्पल देती हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्या है। तो जो रिलेटिव सेल रेफरेंस है वो हम कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने लिखा यहाँ पे D2, अभी हम यूज कर रहे थे ना D2, तो बाय डिफॉल्ट हम इसी को यूज करते हैं। ये क्या हो गया मेरा? रिलेटिव सेल रेफरेंस, जिसमें पहले कॉलम नंबर आ गया फिर रो नंबर आ गया। अब अगर बात करें एब्सोल्यूट की, तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में हम यूज करते हैं डॉलर को। किसका यूज करेंगे हम? डॉलर का। तो एग्जांपल देखिए, मैंने D2 को एब्सोल्यूट में लिखना है तो $D$2। अब ये क्या बन गया? ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बन गया। अब मिक्स्ड की बात कर लें तो यहाँ भी डॉलर यूज होता है, लेकिन एक में यूज होगा, या तो रो में या कॉलम में। जैसे $D2 या फिर $D$2। तो अभी आपको समझ में आ गया कि तीनों सेल रेफरेंस। और अब आप इस क्वेश्चन का आंसर भी बता सकते हैं, तो इसका आंसर क्या रहेगा? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। बाय डिफॉल्ट हमारा रिलेटिव यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा नियम है जो वैल्यू के पूर्वानुमान में मदद करता है? A, B, C और D। तो यहाँ पे देखिए गोल सिक। गोल सिक का मतलब क्या है कि हम पहले से ही अंदाजा लगा रहे हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा। वो क्या हो गया? गोल सिक हो गया। इनमें से कौन से कैरेक्टर का प्रयोग फोल्डर या फाइल नामित करते समय नहीं किया जाता? तो जब आप फोल्डर और फाइल का नाम देते हो तो इनमें से किसका यूज नहीं करते? हम किसी का भी नहीं करते। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। MS एक्सेल का ऐसा कौन सा फीचर है जो श्रृंखला को तार्किक रूप में दोहराने और बढ़ाने का आसान बनाता है? कि हम अपनी जो सीरीज है उसको बढ़ा रहे हैं। ऑटोफिल, ऑटो करेक्ट, दोनों या सभी? एक ही बात है सभी में भी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑटोफिल। यहाँ पे ध्यान से देखिए कि हम तार्किक रूप से क्या कर रहे हैं? दोहराने की या बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मतलब सीरीज को रिपीट करना या इंक्रीज करना। तो ऑटोफिल यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ऑटो करेक्ट में आप क्या करते हो? ऑटो करेक्ट में स्पेलिंग अपने आप ठीक हो जाती है, वो ऑटो करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक दस्तावेज की सभी सामग्री को चयनित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो हम यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, कंट्रोल ए। कंट्रोल बी बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एक्स कट करने के लिए। निम्न में से स्प्रेडशीट का प्रकार है? लोटस 1, 2, 3, MS एक्सेल, कैल्क या सभी? तो ये सभी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। एक्सेल में सेल का प्रारूप बदलने का कार्य क्या होता है? तो ये फॉर्मेट मेन्यू, डेटा मेन्यू, टूल मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू। ये 2003 के एक्सेल की बात हो रही है। उस टाइम पे मेन्यू होते थे, फॉर्मेट मेन्यू, टैब नहीं होते थे। तो ये क्वेश्चन उसका है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट है, नॉर्मल पेपर, वर्कशीट और इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पे स्प्रेडशीट और वर्कशीट दोनों है, तो हम स्प्रेडशीट को सही मानेंगे, स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीघ्रता से फॉर्मेटिंग करने के लिए किस टूल का प्रयोग होता है? फॉर्मेटिंग टूल बार, ऑटो फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट मेन्यू या हेडसन? तो ऑप्शन ए है हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार। वर्कशीट में प्रथम सेल का पता A1 है, ये बात सही है गलत है? तो ये बात सही है। MS एक्सेल में नंबर को ड्रैग करके सेल्स में इंसर्ट करने के फीचर को क्या कहते हैं? ऑटो करेक्ट, ऑटो टेक्स्ट, ऑटो फिल या ऑटो सेल? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन है ऑटो फिल। एक्सेल विंडो के सबसे ऊपर कौन सा बार होता है? स्टेटस बार, रूलर बार, टाइटल बार और स्क्रॉल बार? तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, टाइटल बार। तो ये थी आज की हमारी क्लास, एक्सेल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसमें हमने डिस्कस किए। क्लास अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।